हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको न्यू ईयर क्यों नहीं मनानी चाहिए और इसके पीछे मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य देने वाला हूं। और इसके वैसे तो वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, लेकिन आपको एज ए हिंदू क्यों नहीं मनानी चाहिए, और या मैं कहूं कि एज ए साइंटिफिक टेम्परामेंट का ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको न्यू ईयर जो है 1 तारीख को नहीं मनानी चाहिए। उसके पीछे क्या रीजंस है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और ऐसी क्या खामियां हैं जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम अपनाते हैं, पूरी दुनिया में इसको अपनाया गया है, इसे क्यों अपनाया गया है। और ये सबसे जो बड़ा उदाहरण है, आप ये कह सकते हैं कि सुपरमेसी या इंपोजिशन जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अपने कल्चर को किस तरीका से इंपोज किया जाए। और तीसरी जो बात है मैं आपको बताने वाला हूं, वास्तव में एक चोरी का कैलेंडर है, यानी कि इसको भी चुराया गया है। जो इसको होने का दावा करते हैं क्रिश्चियन जो है, मैं आपको असली बताऊं कि जो क्रिश्चियन है वो इसका होने का दावा करते हैं और बताते हैं कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये ईसा मसीह के जन्मदिन से हमने लिया है। लेकिन इसके अंदर जो बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं, उनके अकॉर्डिंग ही, या कहें कि जो बाइबल है, जो चर्च है, उनके अकॉर्डिंग ही ये जो है गलत है, ये तथ्य ही गलत है। और यही सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो लेक्चर है ऐसा नहीं है कोई ज्योतिष लेक्चर है, ये पूरा का जो पूरा लेक्चर है ये एक तरीका से साइंटिफिक रिसर्च पर बेस है। अब मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं, और इसमें 2-3 चीज जो मैंने आपको बताई, एक तो हमारी सोसाइटी भी इसमें शामिल हो जाएगी, जिसके अंदर सोसाइटी और रिलीजन दोनों इसमें शामिल है, और साथ ही साथ में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो बात यहाँ पर होने वाली है। तो आइए देखते हैं विषय क्या है। और विषय ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि आज 31 दिसंबर है और कल होने वाला है न्यू ईयर, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो न्यू ईयर मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है इस बात का कि जो न्यू ईयर है इसके जो जिस कैलेंडर पे आधारित है उसे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये जो अपनाया गया है, इसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के इंसान होने के नाते आपको नहीं मनाना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके अंदर त्रुटि देखो कैसे, नामों में ही त्रुटि मिलेगी। नामों में त्रुटि है, जैसे कि सितंबर आपने देखा होगा, सितंबर 7 से शुरू होगा। अक्टूबर में फिर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 मंथ अक्टूबर है। नवंबर में क्या 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 11 है। इसी तरीका से दिसंबर यानी कि कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 12 है। इसका मतलब है कि नामों में ही विसंगति है। अब आकर के देखेंगे आखिर ये ऐसा है क्यों, नामों में ये विसंगति क्यों है फिर, क्योंकि ये जो कैलेंडर बनाया गया है ये कोई साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक नमूना पर आधारित नहीं है, बशर्ते ये आधारित है सम्राटों के अहंकार पर। यानी कि इसको बनाया गया है, इसके जो नाम है, जैसे कि अगस्त जो है, अगस्त हो गया, नवम हो गया, यानी कि ये जो नाम है ये सम्राटों के नाम, या फिर जो रोमन देवी देवता थे। मैं आपको बताऊंगा रोमन की भी कहानी, क्यों, क्योंकि रोमन जो थे वो क्रिश्चियन नहीं थे। बहुत सारी दुनिया समझती है कि रोमन जो थे क्रिश्चियन थे, नहीं, वो पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी वो एज ए इंडियन सोसाइटी थी। जैसे कि हम जो है मूर्ति पूजक है, हमको भी जो है मूर्ति पूजक, हम लास्ट बचे हुए हैं ना मूर्ति पूजक, उसी तरीका से जितना भी आप कहते हैं रोम, यूनान और मिस्र जैसी जो बड़ी सभ्यताएं थी वो भी मूर्ति पूजक थी, समझ गए। और उनको मिटाने का जो कार्य किया था वो क्रिश्चियंस के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था, क्योंकि वो पेजेंस थे। पेजेंस मतलब मूर्ति पूजक, हम भी पेजेंस हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि भारत पर भी चाहे तो वो इस्लामिस्ट हो या फिर वो क्रिश्चियन हो, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा आज भी जो है एनक्रोच किया जा रहा है पूरे भारत को, क्योंकि वो विचारधारा जो है वो पूरी तरीका से सबवर्जन करने वाली, यानी कि दूसरे को दबा दे करके अपने आप को थोपने वाली सभ्यताएं हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो नींव है वो इसी से आधारित होती है। उनकी नींव जो है ना, उनके पास सारा का सारा अपना नहीं है। मैं आपको आज इसमें भी बताने वाला हूं, वो रोम से चुराया हुआ है, वो यूनान से चुराया हुआ है, वो मिस्र से चुराया हुआ है, उनका अपना भी ज्ञान नहीं है। और कुछ जो साइंटिफिक एविडेंस ऐसा कहते हैं कि उनके पास जो कहते हैं ना कि भाई वहां पर रेनेसा आया, और रेनेसा के बाद में वो जो वैज्ञानिक पुनर्जागरण काल जो है शुरू होता है, तो बताया जाता है कि जो रोमन सभ्यता थी, ये यूनान की सभ्यता थी, प्लस जो भारत से ये लेकर के गए थे, उन्हीं का जो है इन्होंने बाद में जाकर के एक तरीका से उसी को फिर आप सोच सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया और अपने नाम से पेटेंट कराने उसे शुरू कर दिए। क्योंकि मैं इसमें आगे आपको बताने भी वाला हूं कि किस प्रकार से जो ये एविडेंस 15वीं और 16वीं और 17वीं शताब्दी की देते हैं, उससे हजारों वर्ष पहले, यानी कि हजारों वर्ष पहले ऐसे एविडेंस भारत के जो धर्म ग्रंथ है उनमें पाए जाते हैं। उसी तरीका के जो एविडेंस है वो आपको रोम, यूनान और मिस्र की जो सभ्यताएं थी उनके धर्म ग्रंथों में पाए जाते थे। कारण मैंने जैसा आपको बताया है कि इन्हीं के द्वारा जो है इन सभ्यताओं को नष्ट किया गया और अपना नाम उन सभ्यताओं के ऊपर थोप दिया गया, जबकि वो क्रिश्चियन नहीं थे। फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जो यूनान, मिस्र और ये सारे जो सभ्यताएं थी, बड़ी बड़ी बेबीलोनियन सभ्यता रही हो, चाहे यहाँ भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो, ऐसी जो सभ्यताएं थी वो कोई क्रिश्चियन सभ्यता नहीं थी। अब देखते हैं, अब जैसा कि आप यहां से देखिए, जुलाई जो है वो 31 डेज उसके अंदर होते हैं। अब उसी तरीका से अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, देखो जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज। अब इसका मतलब है कि 31 डेज कब आएंगे, 28 डेज कब आएंगे, 30 डेज कब आएंगे, यानी कि कोई मंथ 30 डेज का होगा या 31 डेज का होगा या 28 डेज का, उसका निर्धारण कैसे होगा। हमारे यहाँ पे जो हमारा जो हिंदू पंचांग है उसके अंदर जो डेटों का जो वर्णन है, उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा ग्रहों की गति और उन पर बने हुए एंगल्स जो बनते हैं उनके आधार पर है, पूरी साइंटिफिक है। लेकिन जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो ये जो है राजाओं के जो उनकी पावर थी, उनके नाम जो है, जिसने जैसा बोल दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप का था कि भैया आप राजा जो शक्तिशाली तो उसी के नाम पर, कि हम कम थोड़े ही है। अगर पहले वाले के नाम यानी कि जो
जो जूलियस के नाम अगर 31 है तो अगस्टस के नाम पर 31 क्यों नहीं होंगे, हम 30 क्यों रख लेंगे? इसलिए दोनों महीना आप देखोगे 31, फिर ऐसे कहीं पर 28 का मिलेगा। तो ये जो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठता और दोनों में जो है असंगतियां बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम नई वर्ष मनाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति तो है नहीं कम से कम, क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर ये कहते हैं कि भाई हमारे तो ईसा मसीह के नाम पर जिस दिन उनका जन्म हुआ उस हिसाब से हम मनाते हैं, ये है ना, उनकी पहली शताब्दी के हिसाब से, ठीक। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि उनका जन्म तो हुआ ही नहीं है फर्स्ट में तो हुआ नहीं, बल्कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो क्रिश्चियन चर्च है वो भी जो उनकी जन्म तिथि बताते हैं उनमें लगभग 200 से 250 वर्ष का अंतर है। आइए देखते हैं। अब आते हैं हम अपने हिंदू पंचांग पर, जो कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक भी है और सटीकता पर आधारित है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पंचांग है वो ग्रहों के बीच में जो एंगल बनते हैं उनके आधार पर है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो अर्थ है उसको इस तरीके से स्फेरिकल हम मान सकते हैं, अंडाकार मानते हैं, और उसका जो एंगल होता है 360 यानी कि 360 का कोण बनाता है। अब इसी के आधार पर कितनी दूरी किसमें चलता है उससे बनती है तिथि। तिथि कोई डे नहीं होता, तिथि डे नहीं है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इसमें जो 360 का एंगल है इसमें कितनी कितनी दूरी वो चलता है, एक जो मतलब या तो 12 का कोण चलो, 45 का कोण चलो, तो ये जो दूरी है ना आपस में, इसे बोलते हैं तिथि। समझ गए? तो जितनी ये दूरी आपस में रिस्पेक्टिव जो तय करते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया और सन हो गया और सन और मून हो गया, तो ये आपस में इनकी जो रिस्पेक्टिव गति है वो एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय करेगा उसे तिथि बोलेंगे। मैं आगे इसमें बताऊंगा आपको। अब जो हमारी जो कैलेंडर है उसमें महीना के जो नाम दिए गए हैं, मंथ के जो नाम है, उनमें आप देखोगे तो वो या तो उसकी आकृति के अकॉर्डिंग या कोई आकृति बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग दे दिया होगा, और उसी से निकलती हैं हमारी जो राशियां हैं। आपने देखोगे मीन, मेष, तुला, ऐसी राशियां जो होती है ना, ये इनके आकार के आधार पर ही उनके नाम रखे गए हैं। मैं आगे इसमें बताने वाला हूं आपको। अब सूर्य चंद्रमा का जो संतुलन है उसे बोलते हैं लूनी सोलर। समझ गए? लूनी सोलर। और इनका जो संतुलन, जैसे कि सौर वर्ष जो होता है उसमें रखे गए हैं 365 दिन, और जो चंद्र वर्ष है उसमें रखे गए हैं 354 दिन। अब बात यहां पे यही आती है कि इसीलिए आप देखते होंगे कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब आप चलते हैं तो हर वर्ष 1 तारीख को ही वो जो हमारा फेस्टिवल होता है वो उसी तारीख को नहीं आता हर वर्ष। जैसे कि हो सकता है कि दीपावली अब की बार किसी और तारीख को आई हो, तो हो सकता है कि 2024 में वो किसी अलग तारीख को रही हो और 2025 में वो नेक्स्ट वो अलग तारीख में पड़ेगी। कारण क्या है? कारण है इनका, यानी कि इसमें कितने हैं 354 दिन है और इसमें कितने हैं 365 दिन है। समझ गए? तो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वो सौर कैलेंडर है। समझ गए? मैं आगे इसमें आपको बताऊंगा और दोनों के बीच में जो विसंगतियां हैं वो भी समझाने वाला हूं। अब देखते हैं विस्तार से। हमारा समय 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक चलता है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, अभी तो ये सब चल रहा है तो इसे चलने देना चाहिए। मुझे इससे नहीं कि इसे चलने देना चाहिए, आप दीपावली या आप ये नई वर्ष जो है वो सेलिब्रेट करें या नहीं करें। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं तो क्या आपको ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसे चलना चाहिए, या फिर हम एक जो है कहते हैं ना कि कुएं के मेंढक हैं कि बस यार हम कोलू के बैल की तरह उसी लीक पे चल रहे हैं, पता है लेकिन हम फिर फॉलो नहीं करते। अब अगर आपको पता चल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? हिंदू कैलेंडर जो है जिसे आप पंचांग बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो पूरी की पूरी जो टाइम है, अपना जो डेट है, जिनको आप मनाते हैं उनको आप स्थिर और निश्चित कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि कैलेंडर से हमने अपनी दुनिया चलाते देखा है, आप देखते होंगे सारा की सारी दुनिया चलती है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। कारण क्या है? कारण है कि जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। और क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर जो है विजय पाई, क्योंकि पूरी दुनिया में कहते थे उनका सूरज कभी नहीं डूबता, तो वो आइडियोलॉजी की बात करूंगा मैं, देश की बात नहीं करूंगा कि वो तो ब्रिटेन था फिर अमेरिका गए, नहीं, बात है आइडियोलॉजी की, उसे सीमाओं से मत बांधिए। तो जिस आइडियोलॉजी ने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया तो उसी ने पूरी दुनिया के नियम तय किए। जबकि आप देखेंगे तो रोम हो, यूनान हो, मिस्र हो, इनकी सभ्यताएं जो थी वो ज्यादा साइंटिफिक थी, और उसी के साथ में आप देखोगे कि जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो या आज तक की जो हमारी सनातन सभ्यता है वो ज्यादा साइंटिफिक, बल्कि 100% साइंटिफिक है। जबकि आप इनका देखोगे क्रिश्चियंस का तो उसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। मैं तो आपको एक वीडियो अलग लेकर कहूंगा, अगर आप कहोगे कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो भी एक क्या काल्पनिक है, ईसा मसीह कभी जन्मे ही नहीं थे, ये भी एक काल्पनिक बात है, लेकिन कभी किसी और वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं लेकर के आऊंगा। देखिए, आज की तेज तर्रार दुनिया में ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है हम जो है उसको सटीकता से मानते हैं। जनवरी से दिसंबर तक इससे हम अपने जीवन के जितनी भी डेट्स वगैरह होती हैं उनको हम फिक्स भी करते हैं, और एक सार्वभौमिक ढांचा जो है पूरी दुनिया में इसको जो है अपनाया गया है। यह इतना आम हो गया है कि हम इस सवाल पर नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? कि इस पर हम इसलिए सवाल क्यों नहीं उठाते क्योंकि हम ये देखते हैं कि कहीं पे भी 31 का मंथ हो जा रहा है लगातार, कभी कहीं 30 का है, फिर कहीं पे 28 का आ जाता है। तो ये जो फरवरी है जैसे तो 28 का हो जाता है, और 4 वर्ष के बाद में वही 29 का हो जाता है। तो इस पर हम सवाल नहीं उठाते। ठीक, आज हम इसी को देखते हैं, इस पर हम सवाल उठाएंगे, अगर आप नहीं उठाते तो हम उठाएंगे। एक आम धारणा, सटीक और अंग्रेजी कैलेंडर बनाम, और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर
ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसको क्या कह करके बेचा है, इसकी मार्केटिंग कैसे की, इन्होंने इसकी मार्केटिंग की थी कि भाई ये तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है और दुनिया और पूरी दुनिया पर क्योंकि इनका राज रहा है, तो जो देश की सरकारें थी जो भी नैरेटिव उन्होंने अपने देशों में फैलाया वही नैरेटिव आज हम जानते हैं, आप जानते हैं। लेकिन बात यही है कि हम क्या, कुछ लोग क्या समाज के ऐसे होते हैं कि जो इस बाउंड्री को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, जैसे कि मैं ही हूं। मैंने क्या किया है कि जैसे मैं इसमें वीडियो बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं इसे जानता हूं। बेशक हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या है, आज भी क्या है, आज भी यही है कि ठीक है यार ग्रिगोरियन में चलता है तो क्या है, वो तो बोरिंग है, उसमें तो इस तरह की तिथियां याद नहीं रहेंगी, ये है नहीं है। लेकिन बात वही है कि भाई अगर हम जागेंगे और हम साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करेंगे तो हम सवाल भी उठाएंगे। त्रुटिपूर्ण हिंदू पंचांग, यानी कि किसी बात तो है हिंदू पंचांग की, लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में जहां गए, क्योंकि इन्होंने और सभ्यताओं को तो समाप्त कर दिया, लेकिन बात बची हुई है भारत की सभ्यता यानी कि सनातन, तो अब उसी पर पूरी दुनिया अटैक करती है। और मैं आपको फिर बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी एक अभी सभ्यता ऐसी बची हुई है जो सबसे प्राचीन है तो भारत की सभ्यता है। इसीलिए ये दोनों जो मजहब है ये भारत की जो सभ्यता है उस पर लगातार अटैक कर रहे हैं। आपने भारत के अंदर देख लीजिए, और इनको जिस तरीका से भारत में संरक्षण दिया गया है ये उसी का एक नतीजा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने पूरा अत्याचार किया और जब भारत को यहां से छोड़ के गए और कुछ उन्होंने देश ले लिया, फिर दोनों फिर दोबारा से यहीं पर जम गए, ये उसी विचारधारा का परिणाम है, स्थिर और सटीक। अब देखिए इसकी जो विचारधारा मैंने जैसे आपको बताया है कि ये जो पंचांग है यानी कि ग्रिगोरियन जो है, इसको जो है कैसे कह करके बेचा गया है कि ये तो बहुत सटीक है, और जो हमारा जो हिंदू पंचांग है उसको क्या कह के बेचा गया, ये तो बहुत जटिल है यार, समझ नहीं आता। एक आम धारणा भी वही बन गई है कि नहीं यार इस, जबकि असलियत क्या है वो मैं आपको आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा इसी स्लाइड में, कि असलियत ये है कि सबसे ज्यादा अगर सटीक है तो वो हिंदू पंचांग है। और अब यहां देखिए, इसके विपरीत 1 जनवरी को नया साल हमेशा तय रहता है, जिससे अंग्रेजी कैलेंडर वैज्ञानिक और स्थिर मालूम पड़ता है। क्लियर। अब इसकी एक ही सटीकता है, वो क्या है, क्यों बेचा जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि भैया 25 को आएगा तो क्रिसमस ही आएगा, ये आएगा तो वो वैलेंटाइन डे तो इस डेट को आएगा, पता है ना, इसीलिए इतना होने पे ही ये सटीक है। लेकिन अगर हम बात वैज्ञानिकता की करेंगे, ये सटीकता नहीं है, ये तो आपने क्या किया, मान लिया है, माना हुआ है ना ये तो कि इतने को आएगा, लेकिन क्या वास्तव में ग्रहों की गति और उनके जो बने हुए इन पर जो कोण बनते हैं क्या वो इसको सटीकता से प्रमाणित करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे जो त्योहार हैं जैसे दीपावली, होली या आगे जो भी है, एक संक्रांति को लगभग छोड़ दिया जाए तो उसमें वो लगभग उसी डेट को आती है, एक दिन का आगे पीछे रहता है, वो मैं बताऊंगा ऐसा है क्यों। हर साल बदलती रहती है, जिससे हिंदू पंचांग जो है एक जटिल और अविश्वसनीय प्रणाली प्रतीत होता है। एक तो मैंने बता दिया कि ये होता है, एक होता है परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट जो किया जाता है ना, परसेप्शन जो एक समय के बाद में हिस्ट्री बन जाता है, समझ गए। तो हमारे समाज में हमारी जो सरकारें पहले जो रही हैं, क्योंकि जो चाचा नेहरू जो थे वो क्या थे, वो आपको एक तरीका से वो समाजवादी थे, और समाजवादी कहो या कम्युनिस्ट कहो, तो कम्युनिस्टों का एक ही विचार है, भारत जब आजाद नहीं हुआ था तब भी और आज भी उनका एक विचार है कि भारत को जो है अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाए, उनकी कोर आइडियोलॉजी है। तो कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी जो है वो अब क्या है कि भाई आपको बांटा जाएगा, आपके त्योहारों को नष्ट करेंगे, उन पर सवाल उठाएंगे, दीपावली पर पानी बर्बाद, प्रदूषण होगा, होली पर पानी बर्बाद होगा, है ना, इस तरीके के जो नाम देकर के आपको, ऐसे ही इन्होंने रोम में किया था, याद रखना। तो ठीक है, आगे देखेंगे इसे, पर क्या ये सच है, सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। इस कैलेंडर की नींव जो है वो कमजोर है। कैसे है, ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है उसमें बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, और एडी का जो मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि द ईयर ऑफ द लॉर्ड। क्या होता है, द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान का वर्ष पर आधारित है, जो ईसा मसीह के जन्म के समय को केंद्र बिंदु बनाता है। मानते हैं कि भैया ऐसा बताया गया पूरी दुनिया को, लेकिन इसके अंदर विसंगतियां मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास है कि ऐतिहासिक और यहां तक कि चर्च के रिकॉर्ड देखना, ऐतिहासिक भी अगर आप देखोगे और चर्च के अगर जो रिकॉर्ड है उनको भी अगर आप देखोगे तो उनके अनुसार ईसा मसीह का जो जन्म है वो 1 एडी को हुआ ही नहीं है, या 0 को भी नहीं हुआ, ना 1 को हुआ, बल्कि ये 4 से 6 बीसी के आसपास बताया जाता है। और मैंने जैसे कि आपको भी बताया है, मेरे पास ये प्रमाण है कि ईसा मसीह जैसे किसी व्यक्ति का जन्म कभी हुआ ही नहीं है, याद रखना इस बात को। और वो अगर ये जो थ्योरी है, अगर ये झूठी है और उसके पास, मेरे पास उसके प्रमाण है, लेकिन अगर ये थ्योरी झूठी है तो फिर आप मान के चलिए कि एक नए जो मजहब का जो उदय है उसके होने में उनको यहूदियों को समाप्त करना ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी जो क्रिश्चियनिटी है वो दुनिया में आती ही नहीं, समझना मेरी इस बात को। तो और इसी से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से फिर क्रिश्चियनिटी से इस्लाम का जो जन्म है वो होता है, वो किसी और वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अब बात आते हैं इस वीडियो पर। इसमें मैंने जैसे क्या बताया कि वो बता रहे हैं कि भैया 1 और या 0 इसके बीच में कभी भी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ। बताया जाता है कि 4 से 6 बीसी के बीच में ईसा मसीह का जो जन्म है हुआ है, ऐसा मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं आपको बता, दुनिया ऐसा मानती है कि 4 से 6। आप जिस कैलेंडर की नींव इस शिला स्तंभ पर रखे हुए हैं, किस शिला स्तंभ पर थी नींव, नींव तो इस स्तंभ पर थी एनो डोमिनी, यानी कि ईश्वर का ईयर, लेकिन ईश्वर तो इस बीच में जन्मे ही नहीं है। अगर ईश्वर नहीं जन्मे हैं तो इसका मतलब है कि आपका यही जो स्तंभ है वही ब्रेक डाउन हो जाता है, वही टूट जाता है। तो इसके ऊपर जितनी भी अवधारणा आपने बनाई है वो सारी की सारी नीचे गिर जाएगी, और आपकी बनाई हुई जो अवधारणा है वो पूरी की पूरी कलोप और एक तरीका से कह सकते हैं कपोल कल्पना है, झूठी कल्पना है। और मैंने इसीलिए कहा है कि जो पूरी की पूरी जो ईसाईयत है वो झूठी कल्पना पर खड़ा हुआ एक मजहब है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
अब देखिए महीनों के नामों को छिपाए एक मजाक, यानी कि महीनों के जो नाम है उनमें भी आप देखिए क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, सितंबर में क्या क्या आ रहा है, सितंबर, सात का सात नहीं बल्कि कौन सा महीना है, ये 9वां महीना है। इसी तरीके से देखोगे आप अक्टूबर के अंदर होना चाहिए क्या, 8, लेकिन महीना कौन सा है, ये 10वां। ये विसंगति देखिए आप इसे, अगर आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे। नवंबर, इसका मतलब क्या है, 9वां, यानी कि महीना कौन सा है असलियत में, ये 11वां। दिसंबर कौन सा है, 10वां, महीना कौन सा है, ये 12वां। इसका मतलब है कि विसंगति आपको दिख गई है कि विसंगति इसके अंदर है, तो फिर हमें 9वां, 10वां, 11वां और 12वें जो महीना है वो 7, 8 और 9 क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि यह कैलेंडर मूल रूप से मार्च से शुरू होता था। अब आपको यहां से हमारी कैलेंडर की शुरुआत होती है। आप जानते हैं कि जो हिंदू पंचांग है वो शुरू कहां से होता है, वो यानी कि मार्च जो महीना है ना इनका, उसी से शुरू होता है। अब देखिए उसको बोलते हैं चैत, चैत महीना बोलते हैं। जनवरी और फरवरी जो है वो बाद में अलग से जोड़े गए हैं, लेकिन पुराने नाम वैसे ही रख दिए गए हैं। यानी कि ये जो जनवरी फरवरी है ये अलग से जोड़ दिए गए हैं और नाम जो है उनके बदल दिए गए हैं। देखिए मैं उसे भी दिखाऊंगा आपको अभी आगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और ये आपको पूरा का पूरा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है आपको इधर उधर आपको लगा हुआ दिखेगा। यानी कि ऐसा लगेगा कि ये कुछ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके इस तरीके की एक बिल्डिंग बना दी है, ठीक है, ऊट पटांग टाइप की। इस कैलेंडर के महीने के नाम किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, ये मैंने शुरू में ही आपको बताया, बल्कि रोमन देवता जो थे उनके त्योहार और सम्राट जो थे उनके नामों पर उनकी मर्जी से ये रखे गए थे। अब जैसे जनवरी जो है वो रोमन देवता है जीनस, जेनस जो है उनके नाम पर रख दिया, जेनस, ठीक है। फिर इसी तरीका से मार्च, मार्च जो है मार्स देवता के नाम पर, ये भी देवता थे, ठीक है, रोम और यूनान के अंदर। जुलाई जो है वो जूलियस सीजर, इनके सम्मान में रखा गया, ये राजा थे। अगस्टस, ये भी राजा थे, ये भी जो है इनके नाम पर रख दिया। और मैंने जैसे बताया था आपको कि जब 31 की जुलाई है तो फिर आपको अगस्त भी जो है 31 का रखा गया, क्योंकि दोनों राजा है, दोनों को जो है तुलनात्मक रूप से अगर 30 रख देते नेक्स्ट या पिछले वाले को, तो दोनों के बीच में जो विसंगति थी, वो कहते हैं यार मैं कोई कमजोर लीडर थोड़ा ही हूं, राजा थोड़ा ही हूं, इसलिए दोनों को ही 31 रख दिया गया। यह कोई वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है। अब आपको यह समझ में आया होगा कि जो नाम जो रखे गए हैं ये कोई वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है, बल्कि क्या है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और बस अपना जो सुपरमेसी है वो हमारे के ऊपर थोप दी गई है। सम्राटों की जिद ने तय किए हैं महीनों के नाम और दिन। देखिए फरवरी में 28 या 29 दिन क्यों होते हैं, इसका कारण भी वैज्ञानिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। मैंने जैसे कि आपको बताया इसका कारण क्या है, राजनीतिक है। जब जुलाई का नाम जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया तो 31 दिन करने थे। अब ये जो बढ़ा हुआ एक दिन है ये कहीं तो दिखाना पड़ेगा आपको, तो ये जो दिन है वो जो है उन्होंने फरवरी में ले जाकर के एडजस्ट कर दिया। अगला सम्राट अगस्टस, अगस्टस महीना बनाया। फिर उन्होंने जो मांग की कि उनके महीने में 31 दिन जो है 31 दिन ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो सीजर से कम महान वो नहीं थे, इसीलिए होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। और ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है अगस्त में 31 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही जुलाई में इतने रख दिए हैं, इसीलिए आपको अगस्त में भी अब 31 रखने पड़ेंगे, नहीं तो दोनों राजाओं की जो तुलना है उसमें असमानता हो जाएगी। एक त्रुटिपूर्ण कैलेंडर जिस पर हम सटीक मानते हैं, एक वैज्ञानिक पंचांग जिसे हम भूल गए हैं। अब देखिए ये तो वो है ग्रिगोरियन, जो मैंने आपको इसकी पूरी की पूरी जो अभी कहानी है वो बता चुका हूं कि ये पूरी तरीका से अवैज्ञानिक है और इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार या जो आप कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पोलो या एस्ट्रोनॉमिकल जो गणनाएं होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो गणनाएं हैं उस पर आधारित ये नहीं है। अब देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसे हम वैज्ञानिकता का प्रतीक मानते हैं, वास्तव में एक मानवीय अहंकार और ऐतिहासिक भूल या फिर अतार्किक और विसंगतियों का संग्रह मात्र है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब दूसरी ओर आते हैं हम हिंदू पंचांग पर। अब देखना, अब आइए हम इस प्रणाली को समझते हैं और ब्रह्मांड के जो नियम हैं, ठीक है, उनको जानते हैं और समझते हैं कि ये वैज्ञानिक क्यों है। पंचांग जो है, हमारा जो पंचांग है वो ब्रह्मांड से जुड़े जितने भी उनकी गति और एंगल है उन पर आधारित है, और जो संरचनाएं बनाते हैं स्टार्स आपस में मिलकर के उनके आधार पर है। देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर जैसा सितंबर रखा गया है 27 दिन, ठीक है, केवल एक क्रम की संख्या बताता है, जबकि हमारे यहाँ पे देखोगे इसको बोला गया है पोष, पूष माह बोला गया है ना। तो पोष जो है इसके अंदर क्या है, ये पोष मतलब ये पोष मास है, और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, बताता है कि पूर्णिमा के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में होगा, यानी कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसे दिखाता है पोष। क्लियर। और देखो यहाँ पे स्टार्स ने अपनी एक संरचना बनाई हुई है, अगर आपको दिख रही होगी साफ से, तो ये जो स्टार होते हैं ये आपस में जिस तरीके की संरचना बनाते हैं उस तरीका से ही उनकी गणना। अब जैसे शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष बताता है कि चंद्रमा का जो आकार है वो बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, द वैक्सिंग मून, यानी कि चंद्रमा का जो आकार है वो बढ़ रहा है, शुक्ल पक्ष। अष्टमी जो है वो क्या दिखाती है, 8, अष्ट मतलब 8, 8 को दर्शाती है। अष्टमी का मतलब क्या होता है कि जो ग्रह है वो कितनी दूरी पर है, किस एंगल पर है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 360 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है, ये अष्टमी पे एंगल बनना है 45 का, ठीक है। अगर हम 45 का अगर यहां से देखते हैं और 8 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना टोटल कितना आएगा, 8 पंजे 40 और 8 32 और देखा गया ना पूरा 360। अष्टमी का मतलब है कि अगर हम 8 8 8 8 के 8 वो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा 360 का जो है एंगल बन करके आएगा। अब देखिए
तिथि जो है वो दिन नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको, जो तिथि होती है वो डे नहीं होती, क्या होती है, दो ग्रहों के द्वारा चली गई जो दूरी है एंगल में वो होती है। जैसे उसे बोलते हैं 12 डिग्री की दूरी, उसे बोलते हैं तिथि। यानी कि एक तिथि जो है वो 12 डिग्री की दूरी है। अगर हम 12 डिग्री की दूरी अगर यहां से लेते हैं तो तिथि जो है, दिन तो क्या होता है 24 घंटे का बताया हुआ है कि इसका जो उत्तर है आप समझ गए होंगे कि 24 घंटे का तो होगा नहीं, तो क्या होता है 12 डिग्री का होगा। अब 12 डिग्री क्या दिखा रही है यहाँ पे, 12 डिग्री दिखा रही है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के सापेक्ष जो है कितने डिग्री का दूरी चला है, 12 डिग्री का दूरी। अगर हम यहां से देखते हैं तो अष्टमी का जो अर्थ है वो क्या निकल के आता है, 12 अट्ठे 96, यानी कि टोटल अगर एंगल बनाएगा तो कितने का बनाएगा वो 96 डिग्री का कोणीय दूरी के करीब है। ये गणितीय सत्यापन का एक जो है आधार है। अगर पूरा चक्र हम देखते हैं तो पूरा चक्र में क्या आ जाएगा, 30 दिन 360 में, यानी कि कितनी तिथि बनी, कितनी बनी 12। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 डिग्री, यानी कि 30 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 प्रति तिथि। यानी कि इसका मतलब क्या है, एक तिथि में 12 डिग्री की जो दूरी है उसे तय कर रहा है। हमारे महीने के जो नाम है उस सितारों में जो है जो आकार बनाते हैं उनके आधार पर ही है। ग्रेगोरियन जो है उसका तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, महीने के जो नाम है वो नक्षत्र पर रखे जाते हैं। नक्षत्र जो है वो कैसा बन रहा, आकार कैसा बन रहा है उसके आधार पर, और इसी से आप कहते हैं कि चंद्रमा की जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसमें वो पूर्ण हो जाता है। चलता कैसे है, जैसे यहां से देखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे आकृति कैसी, चैत्र मास बना दिया। आकृति कैसे बनी, ग्रहों की जो आपस में ना नक्षत्र कैसे बनेंगे, विशाखा बनी, विशाख से बैसाख बना दिया। अब देखना बड़ा होता चला गया, बड़ा मतलब ज्येष्ठ बना दिया, जेठ मंथ हो गया। पूरा आगे बताने वाला हूं इसमें। हर महीने के जो नाम है वो उनके जो नक्शा वो बनाएंगे, जो चित्र वो बनाएंगे उनके आधार पर रखे गए हैं। अब देखिए सूर्य और चंद्र का जो संतुलन है वो अधिकतम मास का विज्ञान है। ठीक है, अब हम देखते हैं अधिक मास क्या होता है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया है कि चंद्र में कितने बताए थे मैंने, 354, और जो सूर्य मास में मैंने कितने बताए थे, ठीक है, उसमें बताए थे 365। तो इन दोनों में कितने 20 का अंतर है, कितने का 11 है ना, 11 का अंतर है ना। तो ये जो 11 का अंतर है, ये जो 11 के अंतर को पाटने के लिए हमारे हिंदी कैलेंडर में दी गई है संकल्पना अधिक मास या अधिमास की। अधिक मास या अधिमास, पंचांग जो होता है वो लूनी सोलर, यानी कि दोनों से मिलकर के बनता है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था वो क्या है, सोलर, सिर्फ सोलर कैलेंडर कह सकते हो आप उसे। तो सोलर कैलेंडर जो बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो तारीख को जो भी आपने फेस्टिवल या आपका जो दिन त्योहार जो होते हैं आपको निश्चित हो जाते हैं, एक दिन फिक्स हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो कैलेंडर है जिसे हम पंचांग बोलते हैं वो लूनी और सोलर दोनों से मिलकर बना है। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति लगभग एक ही दिन के आगे पीछे आती है, या तो 14 को पड़ेगी या तो फिर 15 तारीख को होगी। देखो मैं यहाँ पे 14 को या तो 15 जनवरी को होती है। तो ये क्यों, क्योंकि जो मकर संक्रांति है ये किस पर होती है, हमारी सोलर वाले पर, और चंद्र वाले पर जो है पूरा मतलब मिलकर के ही दोनों। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला आप देखोगे लूनी सोलर कैलेंडर है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों पर जो गति है उन पर नजर रखी जाती है। इसलिए देखो यहाँ पर देखो, ये देखिए अगर सिंक्रोनाइज में एरर आएगी है ना, तो हम क्या करेंगे, चंद्रमा से उसको बैलेंस करेंगे और इसको पूरी तरीके से अलाइंड कर देंगे। अलाइन करना बहुत जरूरी है ताकि विसंगति से हम बच सकें, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर है। कितनी सारी विसंगति मैंने आपको दिखाई है, नामों में भी विसंगति है, और ग्रहों की गति और एंगल तो खैर वहां छोड़ दीजिए, वो तो है ही नहीं। तो सौर वर्ष जो है मैंने जैसा आपको बताया, सौर वर्ष 365 का है, और जो चंद्र वर्ष है वो 354 का है। ये जो 11 दिन है इनको बैलेंस करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया है कि क्या करते हैं, अधिवर्ष। अधिवर्ष का जो कंसेप्ट है वो आपको हिंदू कैलेंडर में, और इसी दोनों के कारण मैंने जैसा कि बताया कि लूनी, देखो यहाँ पे देखो अभी जो लूनी सोलर, इसकी वजह से ही होता क्या है कि जो हिंदू कैलेंडर है या पंचांग जो है उसमें जो फेस्टिवल है वो अलग अलग तारीख में पड़ते हैं। हो सकता है कि मंथ भी चेंज हो जाए, समझ रहे इस बात को, मंथ भी चेंज हो सकते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, लूनी सोलर जो कैलेंडर दोनों उसकी गति के आधार पर हम जो गणना करते हैं उसके आधार पर ही, और उसी के कारण जो है ये विसंगति दिखाई आपको थोड़ी सी पड़ती है कि कभी तो वो मंथ अक्टूबर में भी पड़ सकता है, नवंबर में भी कोई फेस्टिवल। अब देखिए 11 दिन का अंतर को पाटने के लिए जैसे मैंने बताया हर 2 या 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जो है उसको जोड़ दिया जाता है, और यह समायोजन हमारे त्योहारों के मौसम के साथ हमेशा के लिए सिंक कर दिया जाता है। देखना, क्योंकि जो हमारे त्योहार जो होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल हैं, और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया के फेस्टिवल जो होते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि उन विशेष मौसम में अगर हम वो फेस्टिवल बनाएंगे तो उसमें उसी तरीका के पकवान बनाएंगे ताकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हो, यही है। अब जैसे कि आप देखो ये संक्रांति आएगी तो उसमें क्या करेंगे, तिल वगैरह का जो है वो फिर फसल भी उसी तरीका से जो हार्वेस्टिंग होती है, बहुत सारे कारण है उसी तरीका का जो त्योहार मनाने। तो हमारा जो कैलेंडर है वो हमारे त्योहार जो है उनको उसी तरीका से करता है जब हमारे हार्वेस्टिंग सीजन होता है उस तरीका से। लेकिन अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर वो हमारे यहाँ तो बना नहीं है, तो वो उस तरीका से फिक्स है जैसे कि वो पश्चिम में मनाते होंगे उस तरीका से। यह कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि मैंने क्या बताया, एक उन्नत कैलिब्रेशन प्रणाली। कौन सी उन्नत कैलिब्रेशन, ये जो 11 दिन आपको जो अधिवर्ष जो है हमारा वो इसी को दिखाता है। और हमें लगता है कि अरे इसे पता नहीं चलता, कभी एक दिन आगे पड़ता, कभी कभी तो हमारे त्योहार वो फिक्स नहीं होते, डेट में फिक्स नहीं होते जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में होते हैं। अब देखिए मकर संक्रांति हमारा सौर त्योहार जो लगभग एक ही दिन आता है, सौर त्योहार जो लगभग एक ही दिन आता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मकर संक्रांति वो एक दिन आता है। अब इसमें क्या है, मकर संक्रांति लगभग उसी दिन मनाई जाती है हर वर्ष, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, कभी 14 में कभी 15 में। क्यों, क्योंकि उसकी गणना हमने की है सोल कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और सोल कैलेंडर
किससे सिंक्रोनाइज है एक तरीका से, वो जो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इसलिए दोनों में जो है विसंगति आपको देखने के लिए मिलती नहीं है। अब बात आते हैं सप्ताह के 7 दिन विश्व को भारत की देन है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए 7 दिनों के जो सप्ताह अवधारणा पश्चिम ने नहीं दी है, अगर पश्चिम में दी होती तो वो विसंगति नहीं आती जो मैंने आपको बताई है सितंबर अक्टूबर वाला। और जैसे कि यहाँ देखो रविवार जो है हमारे यहाँ रवि, रवि मतलब सूर्य, इनका साइन क्या है, ये है, इंग्लिश में इसे संडे बोल दिया। सोमवार देखना चंद्र, ठीक है, इसका जो प्रतीक है ये है, इसको मंडे बोल दिया। मंगलवार जो है उसको मंगल, मंगल का चिन्ह ये है और इसको ट्यूसडे बोल दिया। देखो बुधवार बुध, उसका साइन ये है, उसको वेडनेसडे बोल दिया। गुरुवार उसको बोलते हैं बृहस्पति और इसका साइन देखिए ये है गुरु लघु वाला, है ना, और ये है थर्सडे। शुक्रवार ये है शुक्र और इसका देखना ये प्रतीक है और इसको फ्राइडे बोल दिया। और शनिवार शनि, इसका प्रतीक ये है और इसको सैटरडे बोल दिया। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारी जो देन है पूरे विश्व को, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर देखने के लिए नहीं है, यहीं से चुरा करके उन्होंने बनाई है। हिंदी नाम जो मैंने आपको बताया, रविवार की छुट्टी जो है इसके पीछे का षड्यंत्र आपको अच्छे से समझता होता होगा, क्योंकि संडे जो होता है वो चर्च में पूजा का दिन माना जाता है, जो प्रेयर करते हैं अपनी, तो इसीलिए पूरी दुनिया पर थोप दिया गया कि संडे की छुट्टी होती है। बल्कि हमारे यहाँ जो थी वो अमावस्या की छुट्टी होती थी। अमावस्या जानते हैं आप, तो अमावस्या जो है उसकी छुट्टी होती थी, लेकिन अब इन्होंने हमारे ऊपर क्या थोप दिया, संडे की छुट्टी। तो ये है, तो ये बात वही है कि जो जीतेगा वही सिकंदर। क्या मैं तो इसमें खैर बताया है मैंने अलग से कि सिकंदर कभी जीता नहीं। कथाओं में छिपा विज्ञान, चंद्र और 27 नक्षत्र। देखिए पुराणों में कथा है कि चंद्रदेव ने दक्ष की प्रजा, यानी कि ये जो पुराण है ना, याद रखना है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है। पुराण जो है वो सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है। इनमें जो जटिल कंसेप्ट थे, देखो जितने भी हमारा जो हिंदुइज्म है, आप समझते होंगे कि उसकी जो वेद है उनको भी श्रुति यानी कि स्मृति पर याद रख करके ही लाए गए हैं। अगर आपको कोई बातें, अगर इतने जटिल कंसेप्ट अगर याद रखने हैं तो आपको ये जो पुराणों में कथाएं दी गई हैं वो समझ में आएंगी। अब उसमें क्या है कि जैसे 27 नक्षत्र है, तो उन्होंने कहानी लिखी हुई है, उसमें क्या कहानी लिखी है कि चंद्रदेव थे, उन्होंने दक्ष प्रजापति जो है उसकी 27 पुत्रियों से विवाह रचाया। उन विवाहों के अंदर उनमें एक कन्या थी जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी से वो बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए रोहिणी के पास वो ज्यादा समय व्यतीत करते थे। और इससे क्या याद हो गया कि जो चंद्रमा है वो सबसे ज्यादा स्टे अगर कहीं करेगा तो कहां पे करेगा, वो नक्षत्र है, मैंने आपको जो बताया है रोहिणी नक्षत्र, इस नक्षत्र में वो सबसे ज्यादा स्टे करने वाला है। अब इसका मैंने क्या बताया कि कहानी जो है वो याद करने के लिए थी। लोग इसे सोचते हैं कि अरे पुराण तो पोल कल्पना है, मैं मान रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, अगर आप मेमोराइज कर पाए उनके नाम, क्योंकि कहानी के आधार पर हम इंटरेस्ट लेते हैं और उसे हम याद कर पाते हैं। वैज्ञानिक रूप से चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में सबसे अधिक समय बिताता है, इसीलिए जो है सबसे प्रिय पत्नी जो है, मतलब कहानी है जैसे मैंने आपको बताया, ये कथा जो है हमारी ये जो पूरी की पूरी एक जटिल कंसेप्ट जो है उनको आज तक लाने में और याद कराने में आसान बनाते हैं। हीन भावना से गौरव भावना तक। अब बात आ जाती है यहाँ पे, आप जितने भी लोगों ने ये वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि आपके अंदर अभी तक जो ये था कि यार ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये तो बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है, ये धारणा आपकी बिल्कुल टूटी होगी कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो सिर्फ हम पर थोपा गया है। और इसे आप कह सकते हैं कंडीशनिंग, यानी कि साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है आपको वही चीज सिखाई जाए चाहे वो गलत हो, लेकिन आप उसे सही मानेंगे। तो हमारा जो भारत का समाज है, आप मान के चलिए कि उस समाज की कंडीशनिंग हुई है, यानी कि उन्होंने कुछ चीज ऐसी बनाई हुई है कि जैसे उन्होंने माना हुआ है कि हजारों वर्षों तक अत्याचार हुए हैं। प्रमाण नहीं है, आप एकदम छोटे से छोटे, जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया उससे भी पूछोगे वो भी कह देगा नहीं नहीं अत्याचार तो हुए, बहुत अत्याचार हुए, और ले जाकर के उसको बुद्ध और उससे पहले जो है आपको एग्जाम्पल भी देना शुरू कर सकता है वो व्यक्ति। लेकिन वो जो सारी जो कहानियां है, कोई भी समाज जो है ना वो एक समान नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अत्याचार हर समाज में है, और अगर अत्याचार किसी समाज के देखने तो आपको पाकिस्तान में देखने चाहिए जाकर के, आपको किसी भी इस्लामिक कंट्री में। खासकर मैं इनका एग्जाम्पल क्यों देता हूं, क्योंकि असली में तो इस्लाम को रिप्रेजेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अहमदिया को मुसलमान ही नहीं मानते। आप सोचिए, अगर आपको ये देखना तो वहां देखिए। लेकिन बात वही है कि जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जब आप विज्ञान के समझ जाएंगे तो आप में से आवाज उठेगी और आपके अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है कि यार हम कोई बहुत बड़े नहीं है, हम तो ताकतवर भी नहीं, अपने देश के प्रति भी आपने देखा होगा कि हम ऐसे हैं कि यार हम दुनिया में गले सड़े देश हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें अपने देश, या फिर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप यूपीएससी वगैरह की कोचिंग करते होंगे तो वो टीचर आपको पूरी तरीके से भारत के प्रति हीन भावना से भर देंगे। अधिकांश जो टीचर है, क्योंकि मैं उस सारे के सारे प्रोफेशन में रहा हूं और मैं निकला हूं उन सब चीजों से, आपको एक ही क्यों, क्योंकि वो कम्युनिस्टों की विचारधारा उनके अंदर है, और कम्युनिस्टों का एक ही उद्देश्य है, भारत के लोगों को और भारत को तोड़ो। बस उनका एक, वो जब से आजाद भारत नहीं हुआ था उस टाइम से भी यही चला रहा है। तो उनका काम यह है कि अगर आप दिव्य कीट जैसे जो लोग हैं अगर उनको देखोगे तो भारत का नाम लेते ही उन्हें दिक्कत होती है। अब पिटने की वजह से मान लो या फिर कोई हानि ना हो इस वजह से दबे दबे शब्दों में कहते हैं, लेकिन कहते जरूर हैं। अब देखिए कैलेंडर का यूज करें, हमारा जो इतना सुपीरियर इतना साइंटिफिक कैलेंडर है उसको आप यूज करें। मेरा मानना तो यही है कि आज से ही आपको जो है ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसको कम से कम यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से ही बिल्कुल छोड़ दें इसे, कहता हूं कि बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे से अपने जो कैलेंडर है उसकी ओर हमें लौटना होगा, क्योंकि अगर हम उसकी ओर लौटेंगे तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा साइंटिफिक है। क्योंकि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का इंसान होने के नाते मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इसको एक बार यूज करके देखें और इस पर और थोड़ा
थोड़ी सी रिसर्च करें। मैंने जितनी भी इस पे की है, आप इससे और ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको गिनाता हूं मंथ के नाम, क्योंकि इसे लेकर के भी कंफ्यूजन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका जो मार्च है, मार्च और अप्रैल, क्योंकि कोई वेरिएशन आएगा डे के हिसाब से। हमारा जो महीना होता है वो होता है चैत, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक चैत को हमारा जो महीना है, यानी कि जब हम कहते हैं स्प्रिंग आया है, मतलब वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु से ही हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। आप बेशक 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, कल ही मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैं 31 दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप कल मनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें मनाने किस समय चाहिए। अगर आप साइंटिफिक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू है या फिर कौन, अगर आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं तो आपको एक चैत से मनानी चाहिए। तो दूसरा मंथ है वैशाख, ठीक है। तीसरा मंथ है जेठ, जिसे ज्येष्ठ बोलते हैं, मैंने वो समझाया आपको पीछे, अभी याद होगा आपको, ठीक है। चौथा मंथ है आषाढ़, ठीक। पांचवा श्रवण, भादो, अश्वनी, कार्तिक, है ना, मृगशिरा, पूष, महा, फागुन, इस तरीका से भी है, ठीक। ये पूरा का पूरा आपको मार्च तक फिर दोबारा से लौट आता है। तो ये आप और इस पर थोड़ा सा पढ़ाई करें अपनी थोड़ी सी और, ताकि आपको समझ आए, और उसी के हिसाब से फिर आप अपनी जो राशियां हैं उनको भी देख सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है, कैलेंडर है वही जो मैंने आपको ये दिखाया। अब कैलेंडर मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो कैलेंडर है वो कब से शुरू होता है, चैत से। कौन सी संवत पर आधारित है, विक्रम संवत पर आधारित है, ठीक है। और यूज दैट ए स्प्रिंग सीजन, मैंने जो आपको बताया है स्प्रिंग सीजन जो है वहां से शुरू होता है। टाइमिंग वही है जो मैंने आपको बताया है। अगर बीइंग्स दैट अराउंड दैट स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो होती है मार्च 22 और 21, इन लीप ईयर में 21 की होगी, वैसे मार्च 22 इन इंडियन नेशनल कैलेंडर, ठीक है। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये बताया है कि आप अगर हैप्पी न्यू ईयर करने जा रहे हैं, लोगों को बधाई दे रहे हैं, तो एक बार अपने आप पर विचार कीजिए कि वास्तव आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं या फिर वही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति हैं। तो मेरी ओर से तो यही है कि हैप्पी न्यू ईयर आपको बोलना है तो एक चैत से बोलिए। बाकी अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको फिर बात कहता हूं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होने के नाते, और ये हमारी ड्यूटी भी है। ये आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लोग बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शायद 8 नंबर की जो ड्यूटी है, 8वें नंबर की ड्यूटी है, वो क्या है, वो यही है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किया जाएगा। तो देखते हैं हुआ है या नहीं, और आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिखिए। आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, उसको भी आप लिखिए। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।